हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? तो हमारा चैप्टर जो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, भाई इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे जो आ जाता है आपका, आपके वन वर्ड्स के निकल सकते हैं। यहाँ पे वन वर्ड मतलब जो आपको एक ही शब्द में आंसर करना होता है, ठीक है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपका इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मेंडल के नियम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। हमारी इसके ऊपर क्लास हुई थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और बहुत बच्चों को समझ भी आया था। तो वही आप इसमें भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे आज की क्लास में। चलो टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिखा है, जनकों से। जनक कौन होते हैं? जनक होते हैं क्या, जो माता पिता होते हैं यानी पेरेंट्स जो होते हैं उनके संतानों में, यानी जो क्या हुए, जो पेरेंट्स हुए और जो बच्चे हुए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनके जो गुण होते हैं वो किसमें, बच्चे में जाना, ठीक है। वही क्या है, आनुवांशिकी कहलाता है। मतलब जैसे आप बोल देते हैं कि भाई ये तो कुछ कुछ अपने पापा की तरह हरकतें इसकी, मम्मी की तरह है, ठीक है, वही क्या है, वही आनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर बिल्कुल। आगे वाला पॉइंट, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा, यानी जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर हम इसके बारे में क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है किसी जीव की जीनी संरचना, उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। इस चैप्टर में हम दो चीज़ देखेंगे, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जीनोटाइप क्या होता है, उनके जीन के आधार पे उनमें क्या देखना, उनका पता लगाना, ठीक है, उनको देखना। और एक फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप में क्या करते हैं, हम उसके बाहरी स्ट्रक्चर यानी उसकी जो बाहर की संरचना होती है उसके आधार पे बता देते हैं। फिर चाहे वो कलर हो उसका या फिर कैसा हो, उसका लंबापन हो, बोनापन हो, कुछ भी हो, हमें उसे बाहर से देख के बताना होता है। यानी आप क्या होता है, सबसे पहले कुछ चीज़ देखते हैं तो क्या देखते हैं, मान लीजिए आप अपने लिए कपड़े खरीदने गए हैं तो उससे पहले क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। कलर के बेस पे देखते हैं ना भाई ये कलर ये कलर ये कलर, या फिर आप क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, वहां पे बाहर से देखा ना, तो वो क्या है, फिनोटाइप, यानी बाहर के उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे करना। और जीनोटाइप मतलब जीन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो उससे पहले क्या कर लेते हैं, क्विज खेल लेते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे लाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। चलो सिम, आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन के साथ आपका एक करेक्ट होता है और 30 सेकेंड होते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या आनुवांशिक लक्षण को, जस्ट अभी देखा, आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाते हैं, मैंने सब बता रखा है, आप मुझे आंसर करो जल्दी से। ए है प्रोटीन, बी है डीएनए, सी आपका क्या है, वापस प्रोटीन, और इनमें से कोई नहीं। क्विज का ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि कैसे क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना जल्दी से, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन पहुंचाता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। यहाँ पे आपका है आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कोशिका विज्ञान या फिर आनुवंशिकी। जल्दी आंसर करो जल्दी से, सब पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। चलिए टाइम आपका यहाँ पे जा रहा है, गया टाइम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्या था हमारा, था यहाँ पे कि भाई आनुवांशिकी लक्षण, आनुवांशिकी लक्षण भाई जो जाते हैं वो कहाँ से, वो पेरेंट्स से जो बच्चों में जा रहे हैं वो किससे जा रहे हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुँचाते हैं, वो पहुँचाता है आपका डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है जो किसमें, जो मम्मी पापा से किसमें, बच्चों में जाता है। डीएनए जो होता है हमारी जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनको इकट्ठा करके रखता है अपने अंदर, ठीक है, और आगे जनरेशन में भेजता है। तो डीएनए बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट, और बाकी सब ऑप्शन क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद क्या है आपका कि आनुवांशिकता और विभिन्नता, ठीक है, से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाते हैं, यानी जिसमें हम इनका अध्ययन करते हैं उसमें, उस अध्ययन को क्या कहते हैं। फर्स्ट है आपका जीव विज्ञान,
बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम, जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं पूरे जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बिल्कुल रॉन्ग, क्या है, रॉन्ग है। फिर आपका आनुवांशिकी, आनुवांशिकी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें यानी जेनेटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सारे आनुवांशिकता और विभिन्नता संबंधित क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। फिर आपका प्राणी विज्ञान बिल्कुल रॉन्ग, और आपका डी है कोशिका, ये भी रॉन्ग, यहाँ पे हम सेल्स का पढ़ते हैं। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे क्या आ जाता है, अब एक यहाँ पे टर्म आता है प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। ठीक है, प्रभावी गुण सिंपल सी बात है, प्रभावी है तो मतलब अपना प्रभाव दिखाएगा, और अप्रभावी मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो प्रभावी गुण वो है कि मान लीजिए क्या है, जैसे आपका दो कलर मिलाया, आपने व्हाइट कलर ले लिया और साथ में उसके क्या ले लिया, रेड ले लिया। अब कलर लिया है, व्हाइट पे कौन सा हावी हो गया, रेड हो गया। व्हाइट तो हमें दिखाई नहीं, व्हाइट कहाँ है उसमें, है ना। अब आपने क्या किया, जो दोनों कलर थे उनको मिलाया, तो क्या हुआ, व्हाइट तो दिखाई नहीं, क्या निकला वहां पे, दूसरा ही कलर है। तो जो कलर है वो जो रेड कलर था किस पे हावी हो गया, व्हाइट पे हो गया, छुपा दिया उसको, तो वही क्या है, प्रभावी गुण है। क्लियर। तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण, यानी अगर क्या है, एक लंबा है एक बौना है, संकरण के बाद अगर क्या निकला, लंबा निकला, तो वो क्या उसका प्रभावी लक्षण है। यानी जो अपना दिखाएगा, क्या दिखाएगा, रंग हो सकता है, अपना लक्षण दिखाएगा, वो है प्रभावी। और अप्रभावी क्या है, ये वो है कि भाई वहां पे होगा तो होगा, यानी हमने जो दो कलर मिलाए थे व्हाइट और रेड, अब वहां व्हाइट था तो लेकिन वहां नहीं दिखा, वो उसका होना ना होना बराबर ही हो गया था। जब वहां पे क्या निकला, जब हमने उसे किस में, रेड में मिक्स किया, तो होना ना होना एक ही बराबर था। तो ये क्या उसका अप्रभावी गुण है। क्लियर। आगे देखते हैं क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप। मैंने आपको बताया है फिनोटाइप उसको बाहर से देखना, और आपका जीनोटाइप क्या होता है, उसको जब हम क्या करते हैं, उसकी जीनी संरचना के आधार पर उसको देखते हैं। ठीक है, ये पूरा देख लिया है हमने, आगे आ जाते हैं। क्लियर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप बाहर वाली स्ट्रक्चर, जीनोटाइप जीनी संरचना। अब आ जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, किसके आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भाई आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर। तो इन्होंने किसके पौधे पे अध्ययन किया था, वो किया था मटर के पौधे पे। क्यों किया था भाई, वो भी देखेंगे अभी हम। तो मटर के पौधे, क्या मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने कब, 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इसमें क्या किया था, प्रकाशित किया था। यानी उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में सबसे पहले मेंडल आए, एक दिन वो बगीचे में बैठे थे भाई, और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने ना क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पौधा चुनना था, भाई कौन सा पौधा चुना जाए, तो उन्होंने जो पौधा चुना वो चुना गया वहाँ पे पौधा कौन सा, मटर का, क्योंकि मटर में बहुत सारे क्या थे, ऐसे लक्षण थे जो उन्हें चाहिए थे। वो भी हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। ठीक है, अब इसका नाम जरूर कर लें कि कहाँ प्रकाशित किया गया था। ठीक, उस वक्त जब इन्होंने क्या किया भाई, रिसर्च करी, रिसर्च करके जब ये और साइंटिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने देखा है, खोज है। तो और साइंटिस्टों ने इस पे तो ध्यान दिया, हाँ ठीक है, हो गया कोई इस तरीके से हो रहा था। लेकिन जैसे क्या हुई, ये मर गए, तो उनके क्या हुआ, इनकी डेथ के बाद 34 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और फिर कब, बाद में और साइंटिस्ट आए, इसको आगे बढ़ाया, और तब इसको क्या मिली, इसको मान्यता दी गई। क्लियर, कि भाई ये तो सही है, ये ऐसे होता है, ये गलत नहीं है, ये बात सही है यहाँ पे। क्लियर। फिर क्या हुआ, मेंडल ने किसके, वंशागति के कुछ मुख्य नियम दिए, यानी वंशागति के उन्होंने नियम बताए कि भाई किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं, यानी जो लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ये किया। अब मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में उगने वाले किसका, मटर के पौधे, यानी पायसम सटाइवम, जो कि क्या है, इनका बॉटैनिकल नेम है किसका, मटर का, इसका चयन किया। क्या है, मटर के पौधों के गुण स्पष्ट और विपरीत लक्षणों वाले होते हैं। अभी हम देखेंगे स्पष्ट और विपरीत लक्षण कौन कौन से थे, वो देखेंगे। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों को नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉइंट्स लिखना है, आप साथ साथ लिख सकते हैं। क्लियर। चलो, जैसे क्या, लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा मतलब स्पष्ट और विपरीत का क्या मतलब है, वो कैरेक्टर क्लियरली दिखेंगे और कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, एक लंबा एक बौना। गोलाकार बीज, झुर्रीदार बीज,
पीले रंग वाले बीज तथा हरे रंग वाले बीज एक्सेट्रा यानी इत्यादि। अब आगे देखते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ मिस मत करना। इसमें से आपका एग्जाम में आता ही आता है। मेंडल के नियम तो भाई सोचो ही मत कि मुझे छोड़ के जाना है एग्जाम में, बिल्कुल मत सोचो, लिख के आना है भाई, ठीक है। मटर का पौधा क्यों चयन किया, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से करेंगे। क्या है मटर का पौधा क्यों चयन किया। अब चलो देख लेते हैं कौन कौन से गुण थे। मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी अपोजिट जो कैरेक्टर होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे लंबा बोना, ठीक है, कलर हो गया उनका, ये सब। अब इनका जीवन काल कैसा होता है, वो छोटा होता है, यानी जीवन काल ज्यादा लंबा नहीं होता, छोटा होता है। स्वय परागण होता है इनमें, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी होता है। स्वय परागण क्या होता है, एक ही पौधा है, एक ही पौधे के दो फूल हैं, एक का मादा भाग है, एक का नर भाग है, ठीक है, उसी के जो पराग कण है वो कहाँ पे, उसी पौधे के फूल पे जा रहे हैं, वो क्या है, वो आपका स्वय परागण होता है। और कृत्रिम तरीके से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से आप कैसे करेंगे पर परागण, यानी एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, ठीक है, तो आप आर्टिफिशियल तरीका मतलब वो नेचुरल, वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, यानी नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तरीके से परागण नहीं हुआ है, वो किस तरीके से हो रहा है, वो वहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है कृत्रिम तरीके से। क्लियर। तो क्या होता है उनमें भी पर परागण, मतलब यहाँ पे दो पौधे होंगे, एक पौधा इधर एक पौधा इधर, इसका परागकण जाएगा दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर, तो वो क्या है पर परागण है। पर मतलब दूसरा पौधा जो होगा उस पे। अब क्या है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, यानी एक ही पीढ़ी में क्या होता है, अनेक बीज बनाता है ना। अब साथ ही साथ क्या होता है, चलो आगे आ जाते हैं एक बार। टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो ये देखो ये क्या था, जो मटर का पौधा था हमारा, कौन सा जो मटर का हमारा पौधा था उसके यहाँ पे कुछ लक्षण थे, ठीक है, क्या थे यहाँ पे लक्षण थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बीज का आकार उन्होंने कितने 7 जोड़ी लिए थे। अब जो 7 पेयर्स थे कौन कौन से थे, नंबर 1 था आपका बीज का आकार, कैसा था, एक आपका गोल था और एक आपका झुर्रीदार था। उसके बाद क्या है बीज का रंग, क्या जो बीज का रंग है कैसा होगा, एक पीला था एक हरा था। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में या जहां भी आप नोट कर रहे हैं तो 3 लाइंस बनाइए और इस तरीके से लिख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। फिर क्या है, फूल का रंग कैसा था, बैंगनी और सफेद। फली का आकार फूली हुई सिकुड़ी हुई, ठीक है। फिर आपका क्या था, फिर आपका था यहाँ पे कि भाई आगे क्या था उसको देख लेते हैं कि फली का रंग कैसा था, हरा पीला। पुष्प की स्थिति यानी जो पुष्प था उसकी स्थिति क्या होगी, यानी अक्षय और अंत्य, ये पुष्प की स्थिति होती है, ठीक है, जो आपके कोर्स में नहीं है पुष्प की स्थितियां, तो ये आप 2 मान लीजिए, अक्षय और अंत्य। और तने की ऊंचाई यानी लंबा और बोना। तो ये 7 जोड़े थे जो किसने, मेंडल ने अध्ययन के वक्त लिए थे, किस पे, जो अब उसे उन्हें क्या करना था, जब उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था। क्लियर। अब क्या है, मेंडल के नियम अथवा वंशागति के सिद्धांत, यानी भाई हमने देख लिया मेंडल ने नियम दिए थे, मटर का पौधे का चयन किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब कौन से दिए थे, तो वो दिए थे यहाँ पे ये 3। नंबर 1 आपका है प्रभाविता का नियम। तीनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बिल्कुल गलती से मत छोड़ के जाना, ठीक है, आपको आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आओगे अगर आप ये नहीं करके आए तो, ठीक है। प्रभाविता का नियम, फिर आपका विसंयोजन का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम और पृथक्करण का नियम। फिर आ जाता है तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, किसका, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब एक बात, आपका पहला वाला नियम और दूसरा वाला नियम किस पर आधारित है, वो आधारित है आपका एकल संकरण प्रयोग पे। किस पे आधारित है, एकल संकरण प्रयोग पे आधारित है। अब क्या होता है इसको देखते हैं। चलो क्या है, जब पौधों में एक जोड़ी यानी पेयर्स में होंगे, विपर्यासी लक्षण मतलब विपरीत वाले होंगे, एक अलग होगा एक अलग होगा, हाँ, तो विपर्यासी लक्षण को कहाँ पे ध्यान में रखकर उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे एकल संकरण प्रयोग कहते हैं। प्रथम व द्वितीय नियम एकल संकरण क्रॉस पर आधारित है। मतलब क्या करते हैं, पौधे के क्या लिए, एक जोड़ी अपोजिट कैरेक्टर वाले लक्षण लिए,
ठीक है। अब जब लक्षण लिए यानी जोड़े में लिए, कैसे लिए, अपोजिट थे दोनों एक दूसरे, यानी एक लंबा था एक बौना था, अपोजिट थे। ये जो प्रयोग इनके मध्य जो क्रॉस कराया वो क्या हमारा एकल संकरण प्रयोग है। और इसमें हमारे स्टार्टिंग के दो नियम आ जाते हैं, प्रभाविता का नियम और हमारा कौन सा, पृथक्करण का नियम। तो एग्जाम्पल क्या है, शुद्ध लंबा व बोने पौधे के मध्य संकरण। क्लियर। अब क्या है, ये देखिए इधर ध्यान से देखो क्या लिखा है, टी टी कैपिटल टी, शुद्ध लंबा है, स्मॉल टी शुद्ध बोना पौधा है। क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से बोर्ड बना के भी कर सकते हैं, चेकर बोर्ड। यानी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, या इधर लिख दो या ये इधर लिख दो। अब या जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, या आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। तो टी टी कैपिटल टी इधर स्मॉल टी दो रखिए। अब इनको क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल टी यानी याद रखना हमेशा आप जो भी कैपिटल वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, स्मॉल वाले को हमेशा कैपिटल वाले के बाद में लिखेंगे। अगर आपने स्मॉल वाला पहले लिखा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे क्रॉस कराया। अब इसी को इससे कराएंगे ऊपर वाले से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे चारों में तो ये सेम ही आ रहा है ना। क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों में सेम आ गया। तो अब एक चीज याद रखेंगे कि भाई अगर यहाँ पे कैपिटल टी होता तो कैसा होता, ये होता शुद्ध लंबा। क्लियर। लेकिन क्या है, कैपिटल टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। मतलब ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब भाई क्या होता है, जैसे आप पानी है, पानी में कुछ, वो अभी तो प्योर पानी है लेकिन कुछ मिला दिया तो वो क्या हो गया, प्योर नहीं हुआ ना। सेम यहाँ पे है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, मतलब वो कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। और साथ ही में कैसा चल रहा था वो, अशुद्ध। कैपिटल टी मतलब लंबा था, स्मॉल टी मतलब बोना था। अब अशुद्ध, कैपिटल टी पहले है हमारा तो क्या है, अशुद्ध लंबा है। क्लियर बिल्कुल। तो ये कैसी थी, ये हमारी F1 पीढ़ी थी। कैसी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सभी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है। और प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य संकरण करवाने पर क्या, द्वितीयक पीढ़ी प्राप्त होती है। मतलब ये क्या थी, ये तो आपकी प्रथम पीढ़ी थी यानी F1 पीढ़ी। ठीक है। अब द्वितीय पीढ़ी जो F2 पीढ़ी होती है, ये कौन सी पीढ़ी चल रही है, ये चल रही है आपकी F2 पीढ़ी। ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे आपका कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, यानी हमारा जो हमने क्रॉस कराया था किसके बीच में, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में हमने क्रॉस कराया था। तो क्या निकल के आया था हमारा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आया था निकल के। अब इसको क्या करेंगे, इधर आपका अशुद्ध लंबा यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच कराते हैं तो क्या नतीजा आया, देख लेते हैं यहाँ पे करके। ये देखो इस तरीके से कर लेते हैं वापस, ये बहुत इजी तरीका हो जाता है, आप इसको अपना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले टी को इस वाले टी से कराएंगे तो कैपिटल टी। अब इसी टी की ऊपर वाले स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि हम कैपिटल टी ही, यानी जो भी कैपिटल होगा उसको स्टार्टिंग में लिखना और स्मॉल को बाद में। नीचे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ आ गया स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो चार चीज़ आई हैं, सबसे पहले ये देखो कैपिटल टी है, मतलब कैपिटल टी शुद्ध लंबा है, यानी यहाँ पे तो भाई प्योर है ये, और टी मतलब लंबा, शुद्ध लंबा आ गया। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भाई अशुद्ध हो गया, मिल गया यहाँ पे तो लंबा, और कैपिटल टी पहले तो अशुद्ध लंबा हो गया। उसके बाद सेम है, और लास्ट में आपका स्मॉल टी भाई वहाँ पे स्मॉल टी है, मतलब वहाँ पे दूसरा ही है वाटर के, तो यानी हमारा मान लो कि जो वाटर है वो अलग ही है और एक दूसरा है हमारा जूस रखा है। ठीक है भाई, वो वैसी का वैसी है, यहाँ पे तो वो आ गया, तो ये कैसा हो गया, बोना हो गया, यानी दोनों स्मॉल टी आ गए ना। अब यहाँ पे कोई कैपिटल है ही नहीं, प्रभाव कौन देगा अपना, कोई भी नहीं देगा। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका स्मॉल टी आपका बोना हो गया। तो फिनोटाइप क्या बनेगा, फिनोटाइप आपका होगा कि शुद्ध लंबा है, और साथ में क्या है, दो कैसे हैं, दो आपके अशुद्ध लंबे हैं, और आपका एक क्या है, बोना है। ये आपका फिनोटाइप था, है ना। तो शुद्ध लंबा
आप अगर यहाँ देखें लंबे कितने हो गए, लंबे आपके 3 हो गए और बोना 1 हो गया, तो क्या हुआ 3:1। और यहीं पे अगर इसका जीनोटाइप हम देखें, मतलब ये कैसा था, शुद्ध लंबा था ना तो 1 था, अशुद्ध लंबे 2 थे तो 2, और स्मॉल टी बोना 1 था तो 1, तो ये रेशो आ गया। क्लियर, बिल्कुल समझ। तो मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे कैपिटल टी व शुद्ध बोने स्मॉल टी पौधे के मध्य संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए थे, लंबे हुए थे। देखा, याद है ना जब लंबे निकले थे। चलिए अब आगे देखते हैं। और मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वयं परागण क्या दिया था, होने दिया था। यानी जो हमने फर्स्ट क्रॉस कराया था उसमें क्या हुआ, द्वितीय पीढ़ी में कैसे, जो 75% थे पौधे कैसे थे, लंबे। यानी हमने जब किया था तो 4 चीजें निकल के आई थी, है ना। क्या, एक तो कैपिटल टी, एक आपका ये निकला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी। तो 75% कैसे थे, लंबे थे। क्लियर, और 25% छोटे थे। अब उससे क्या पता चला कि भाई जो प्रभावी, ठीक है, क्या होते हैं, अप्रभावी। यानी ये दोनों लक्षण होते हैं किसमें, इसमें हमारे भाई प्रभावी भी है और अप्रभावी भी है। और प्रभावी कारक कैपिटल टी यानी जो क्या होता है, अप्रभावी पे हावी होता है, टी को प्रकट नहीं होने देता। यानी यहाँ पे क्या है, लंबापन है, जो बोनेपन को उसको क्या कर दिया, छुपा दिया। अब सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या, यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी, प्रभाविता का नियम, ताकि आप एग्जाम में लिख के आ सकें। क्या होता है, कारक युग में पाए जाते हैं। क्या है आगे, यदि कारक के दोनों सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। और प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो भाई ये बात है, प्रभाविता का मतलब क्या है, प्रभाव देना। यहाँ पे क्या है भाई, प्रभावी जो लक्षण है वो अप्रभावी पे हावी हो जाता है। इसमें बस इतना याद रखो। क्लियर, चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू में बता रही हूँ जो आप याद करके रख सकते हैं। फिर आपका था क्या, विसंयोजन का नियम, शुद्ध या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर पृथक्करण का नियम। तीनों में से किसी भी नाम पे आ जाए, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित अथवा पृथक्कृत हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्म को 2 में से एक कारक क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है, 2 कैरेक्टर थे ना भाई वहां पे हमारे, यानी एक लंबा था एक बोना था, लेकिन मिला क्या, लंबा मिला। हाँ, वहां पे क्या हो गया, वो तो अलग हो गया, इसलिए इसको बोला है पृथक्करण का नियम। यानी भाई वहां पे जो युग्मक है वहां की युग्मों की शुद्धता देखी गई है। ठीक है, अब लंबा है तो लंबा दिखेगा, बोना है तो बोना दिखेगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। अभी हमने क्या देखा, एकल संकरण, अब आ गए हम मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। मतलब ये क्या है, तीसरा नियम जो है वो इस पर आधारित है आपका। अब क्या है, मेंडल ने 2 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों वाले, किसने, मेंडल ने। अब पहले क्या लिए थे, 1 जोड़ी लिए थे, यहाँ कितने आ गए, अब 2 जोड़ी आ गए। इसको बहुत अच्छे से समझो। लक्षणों वाले क्या किया था, भिन्न पौधों को, किसको, भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया, इसे द्विसंकरण प्रयोग कहा गया, है ना। तो क्या क्या लिए थे, सबसे पहले जो लिए थे उन्होंने गोल और पीले बीज। गोल मतलब आपका आर यानी राउंड, कैपिटल वाई मतलब येलो, ठीक है। और साथ ही साथ झुर्रीदार व हरे, स्मॉल आपका झुर्रीदार और स्मॉल वाई आपका हरा। ये लिए गोल और पीले लिए, झुर्रीदार और हरे लिए। अब इनके मध्य संकरण कराया तो क्या हुआ देखते हैं। चलो देखो इधर आपका क्या था, आपका कैपिटल आर और क्या साथ में क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे क्या है, इधर गोल और पीले बीज यहाँ लिखे हैं आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। सेम यहाँ लिखा है झुर्रीदार और हरे वालों के लिए। अब क्रॉस कराएंगे, सेम कराएंगे भाई, इस वाले की पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, सेम नीचे वाले की 1 2 3 इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो क्या, और आपने देखा होगा सभी में क्रॉस कराने पर क्या निकले हैं, सेम निकले हैं। यानी अगर हमने किसको, मान लीजिए हमने आर वाई यहाँ लिखा है ना, और ये कैपिटल आर वाई यहाँ पे है, इसके इससे कराए तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सभी में ये आया। तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये जो क्या है हमारी F1 पीढ़ी है, इसमें क्या है, सभी कैपिटल आर प्रभावी है तो कैसा है, गोल होगा। और यहाँ पे कैपिटल वाई है तो कैसा होगा, पीला होगा। तो कैसे बीज मिले, सभी गोल और पीले बीज मिले, देख सकते हो सब में, है ना। अब क्या किया,
कैपिटल आर वाई वाई, यहाँ पे हमने क्या था, क्या लिया, जो हमारा निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर वाई लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर लिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये क्या था हमारा F1 पीढ़ी, क्या निकल के आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको लेके जाते हैं आगे F2 पीढ़ी में, क्या होगा, क्या था आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ, देखते हैं भाई क्या होता है। चलो, ये रहा आपका। इस तरीके से जब इसको क्रॉस कराएंगे, कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी इनको क्या किया है, इनको बांट लिया गया है। ठीक है, कैसे कैसे भाई, एक बार ये किसके साथ जाएगा, कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ जाएगा, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा। सेम यहाँ पे एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा, एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर एक ही सिंबल लेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 4 लिए। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, लिख दिए लाइन से। अब क्रॉस कराया तो भाई क्या निकला, जब हमने इनके मध्य क्रॉस कराया तो निकले F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या था, गोल और पीले कितने थे, 9 थे। कैसे, उनको देख लेते हैं। आर आर वाई वाई गोल हैं और पीले हैं 1, फिर कैपिटल आर गोल हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है भाई, जो आपको पता है कैपिटल वाला जो होता है वो स्मॉल पे हावी होता है ना। तो नंबर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, ये भी है भाई गोल और पीला है, ये भी आपका गोल और पीला है। नंबर 4 सेम इसमें है। नंबर 5, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गोल और हरा आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका आ गया नंबर 6, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि कैपिटल आर है स्मॉल आर है, गोल तो है लेकिन कैसा है, स्मॉल वाई हरा है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो भाई ये तो है हमारा गोल और पीला है। तो नंबर 7 कैपिटल आर, ये भी है, ये नहीं है तो स्मॉल आर है तो झुर्रीदार हो गया। फिर यहाँ पे भी ये है आपका नंबर 9, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कितने आए, 9 आ गए। इसी तरीके से कौन से देखे हमने, गोल व हरे, कौन से देखे, गोल व हरे देखे, कहाँ है, गोल और हरे ये रहे, 1 गोल हरे 2, ठीक है, 1 2 और एक ये रहा गोल और हरे, 3 आ गए। अब क्या है, झुर्रीदार व पीले, कैसे, देखो इधर, यानी स्मॉल आर और वाई पीला 1 हो गया, ठीक है, फिर स्मॉल आर झुर्रीदार पीले 2 हो गया, और यहाँ पे आपका ये रहा, यानी 3 हो गए। और अब बचा, सारे में देखें तो एक ही बचा, यानी क्या, झुर्रीदार हरा, वो एक ही है। तो क्या आया, 9:3:3:1 आया, ठीक है। तो ये रेशो इस तरीके से आया। तो ये क्या था, ये था आपका कौन सा, मेंडल का द्विसंकरण नियम। पहले F1 से कहाँ F2 में आया और हमारा रेशो ये निकल के आया। फिनोटाइप आपको पता है बाहर से जो दिखता है, जीनोटाइप उनका जीनोटाइप वाला स्ट्रक्चर, यानी उसका क्या, जो जीनोटाइप यानी जीन वाला जो होता है। क्लियर, रेशो क्या निकल के आया था, ये वाला निकल के आया था। रेशो आपको पता होने चाहिए कि प्रभाविता के नियम में कौन सा आता है और आपका द्विसंकरण जो है उसमें कौन सा है। रेशो यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो आगे क्या है, अतः इससे निष्कर्ष निकला कि द्वितीय पीढ़ी में लक्षणों का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने के कारण प्रत्येक जोड़ी के विप्रयासी लक्षण दूसरी जोड़ी के विप्रयासी लक्षणों से स्वतंत्र क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, या इस कारण से क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। और इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या पता लगाया कि भाई जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। किससे, स्वतंत्र रूप से, यानी वंशानुगत मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जा रहे हैं। क्लियर, तो तीनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम पता होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि नहीं पता है, बहुत अच्छे से पता रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बोल रही हूँ, इसको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करके जाना है। एग्जाम में अगर आपके कोर्स में आ रहा है करके जाओ, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक आता है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, लिंग निर्धारण मतलब देखते हैं क्या होता है। तो लैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन वो प्रजनन जिसमें क्या होते हैं, आपको 2 युग्मक चाहिए होते हैं, एक नर और एक मादा, यानी एक मेल एक फीमेल, है ना। अब लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक, इनके संयोजन से युग्मनज बनता है, हमें पता है ना। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। जैसे ही वो दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे क्या बनता है, वो बनता है युग्मनज यानी जायगोट।
ठीक है, जो विकसित होकर अपने जन को जैसा, यानी किसके जैसा, अपने जन को जैसा किसकी तरह बनेगा, या तो नर बनेगा या मादा जीव बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, या तो भाई मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। अब भाई जो वो क्या बना है, मेल और फीमेल बन रहे हैं, लिंग निर्धारण यानी पता कैसे चलेगा, तो वो देखते हैं। तो ड्रोसोफिला, ग्रासहोपर तथा जिप्सी मॉथ पर किए गए अनुसंधानों के अनुसार यह निश्चित हुआ कि क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों में लिंग निर्धारण होता है। क्रोमोसोम कितने जोड़ी मिलते हैं आपकी बॉडी में, 23 जोड़ी क्रोमोसोम मिलते हैं। क्या 23 जोड़ी, जिसमें से आपके जो 22 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और आपका कौन सा, जो आपका एक जोड़ी बचा वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके कौन से, लिंग निर्धारण करने वाले, जो बताएंगे कि मेल होगा या फीमेल। क्लियर। तो क्या हुआ, नरयुग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु मिले, युग्मनज बना, उससे अपने किसके जैसा, अपने जनक के जैसे ही संतान उत्पत्ति हो गई। अब ठीक है, तो आपको पता चला 23 जोड़ी होते हैं, यानी टोटल 46 होते हैं, जिसमें से 44 यानी आपके जो 22 जोड़ी हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और एक जोड़ी आपके वो होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, वो किससे होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है, एक्स और वाई होता है। यानी जो मेल होता है, नर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक्स और वाई प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही क्या होता है, और जो आपकी फीमेल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके एक्स एक्स होते हैं। तो क्या होता है, अगर आपका एक्स एक्स से मिल रहा है तो क्या होता है, तो वो क्या करता है, वो फीमेल का होता है, यानी तो लड़की है। और अगर वाई मिलता है, ठीक है, वाई है तो क्या है, तो क्या होता है, लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग निर्धारण इस तरीके से करते हैं। एक बार इसको देखेंगे, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक। तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे की ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंगा। और कुछ प्राणियों से मानव में लिंग निर्धारण, लिंग गुणसूत्र क्या है, एक्स एक्स यानी मादा, और एक्स वाई आपका क्या, नर, ठीक है। अगर एक्स के साथ एक्स मिल जाता है तो क्या बन जाता है, मादा, ठीक है, यानी फीमेल। और एक्स के साथ अगर वाई मिल जाता है तो क्या, नर, यानी मेल। क्लियर। चलो अब जल्दी से क्विज 2 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है। भाई ध्यान रखना, लड़का लड़की का यानी किसका, यहाँ पे मेल फीमेल का चल रहा है कि भाई कौन सा क्रोमोसोम आएगा जो लड़की ने अपने पापा से लिया है, ठीक है, यानी अपने पिता से लिया है, एक्स वाई ओ एक्स वाई। जल्दी आंसर करो, जस्ट अभी बताया है। चलो नेक्स्ट है आपका, जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। जल्दी से, यानी हमारे शरीर में जिन अंगों का कोई काम नहीं होता है उनको क्या कहते हैं। टाइम जा रहा है गाइस। चलो टाइम अप। चलो क्या है, कोई लड़की, अभी बताया कि भाई अगर एक्स एक्स से मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, एक्स एक्स से मिल रहा है, ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पे जो क्या हो जाता है, एक्स एक्स के मिलते ही वहां पे जो मादा है वो हो जाता है। और अगर एक्स के साथ वाई मिल जाता है तो क्या होता है, लड़का हो जाता है। तो कोई लड़की अपने पिता से ले रही है, यानी जो क्या थी, संतान थी, पिता थे जनक, कौन सा क्रोमोसोम आया होगा कि मादा है, तो वो आया होगा वहां पे एक्स क्रोमोसोम। क्लियर। और वाई बिल्कुल रॉन्ग है, ओ भी रॉन्ग है और एक्स वाई भी रॉन्ग है। बिल्कुल क्लियर, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड वाला देखते हैं, क्या है, जीवों के शरीर में जिन अंगों को कोई कार्य नहीं, यानी भाई जिसका कार्य नहीं है वो क्या है, वो तो अवशेष है, बेकार है। ऑप्शन पे नंबर ए अवशेषी अंग बिल्कुल राइट है, और बी समजात बिल्कुल अलग गलत, और सी है आपका समृद्धि, ये भी बिल्कुल रॉन्ग, और डी है व्यर्थ बेकार, ये वर्ड भी रॉन्ग है। आंसर है अवशेषी अंग। उनको क्या बोलते हैं, यानी जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता है उनको बोलते हैं अवशेषी अंग। तो आंसर क्या, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारी क्विज खत्म होती है। तो जिन बच्चों ने भी ये वाले आंसर किए हैं बिल्कुल ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे टर्म आता है इस चैप्टर में एक जैव विकास तथा जाति उद्भवन।
तो जैव विकास क्या है और जाति उद्भवन क्या है, यानी आपका इवोल्यूशन एंड स्पेसी कौन सा आपका स्पेशियन क्या है, यानी यहाँ पे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो चलो, क्या पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले, ठीक है, किससे, सरल प्राणियों से उनकी परिस्थिति और वातावरण के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन के कारण हुआ है। यानी भाई आपने देखा होगा जितने भी जैसे पहले थे, ठीक है, बहुत चेंजेस आए हैं, पर्यावरण में बहुत बदलाव आए हैं, वातावरण पूरा बदला है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे चेंजेस आए हैं, तो मतलब क्या पृथ्वी पर, आप हमारी अर्थ पर अभी के टाइम जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने सरल प्राणियों की में परिस्थिति और वातावरण अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। यानी जैसे जैसे हमारे वातावरण में चेंजेस आए हैं तो मानवों में भी क्या आया, चेंजेस आया है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, सजीव जगत में होने वाले, सजीव जगत वो जहाँ पे जितने भी आपके क्या रहते हैं, लिविंग लोग रहते हैं, यानी जो क्या है, लिविंग है, तो रहने वाले इस परिवर्तन के जैव परिस्थितियों में जैव विकास कहते हैं। यानी जो हमारा वातावरण है उसके अनुसार जो परिवर्तन आए हैं और मनुष्य में जो बदलाव आया है वो क्या है, वो हमारा है जैव विकास। क्लियर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपकी आ जाती है जाति उद्भवन। क्या होता है, पूर्व स्पीसीज मतलब पहले वाली जाति से नई स्पीसीज का निर्माण ही क्या है, जाति उद्भव कहलाता है। क्लियर। मतलब एक क्या है, पूर्व स्पीसीज मतलब एक पुरानी क्या है, जाति है, उससे नई जाति बनना क्या है, जाति उद्भव कहलाता है। वर्तमान स्पीसीज का परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित रहना आवश्यक है क्योंकि यह नई स्पीसीज का उद्भव करते हैं। मतलब अगर इस टाइम जो जाति है वातावरण में होंगी तभी क्या होगा, नई जाति का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर। चलो, उसके बाद आपका एक यहाँ पे टर्म आ जाता है उपार्जित लक्षण तथा आनुवांशिक लक्षण। इनमें डिफरेंस आ जाता है पूछने को, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि भाई क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण। उपार्जित का मतलब ही क्या है, उपार्जित का मतलब होता है ये वो लक्षण होते हैं जो क्या होते हैं, उपार्जित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, उपार्जित किए जाते हैं। और आनुवांशिक एक जनरेशन से दूसरे जो जनरेशन होते हैं उसमें चलते रहते हैं, कंटिन्यू क्या होते हैं उसमें, कंटिन्यू वो चलते रहते हैं। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं, क्या है, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो उपार्जित लक्षण होते हैं, जैसे ही आप क्या हो, आपने जन्म लिया उसके बाद कुछ समय बाद ये लक्षण आप लेते हैं, पहले से नहीं होते हैं। हाँ, और आनुवांशिक जो होते हैं ये जीवों को वंशानुगत प्राप्त होते हैं। मतलब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि भाई जो किसमें जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं, बच्चों में आ जाते हैं, है ना, तो ये वो है। सेकंड क्या है, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वह अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। मतलब उन्होंने क्या किया, ये जो लक्षण है जन्म के बाद लिए हैं, बच्चे ने जन्म के बाद सीखे हैं, उसमें वो लक्षण बाद में आए हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेंगे। लेकिन जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं। क्या होते हैं, जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें घटित होती है और कहाँ, अगली पीढ़ी में आते हैं। और काम कौन करता है, डीएनए काम करता है, क्योंकि डीएनए ही क्या है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर। उसके बाद जैव विकास में सहायक नहीं है, यानी जैव विकास नहीं होगा। ठीक है, कैसे, जैसे पर्यावरण बदलता रहेगा तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो आनुवांशिक होते हैं इनमें जैव विकास में क्या है, ये सहायक है। आपका उपार्जित का उदाहरण है अल्प पोषित भांग के धार में कमी, और आपका आनुवांशिक है मानव के आंखों व बालों का रंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ये वाला चैप्टर का वन शॉट रिवीजन खत्म करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है मेंडल के नियम। मेंडल का बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। मटर का पौधा क्यों चुना, कौन से 3 नियम थे, तीनों बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा वहाँ पे लंबा पौधा बोना पौधा ही है, वहाँ पे आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, फूल का रंग ले सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, क्रॉस आपको उसी अकॉर्डिंग कराने हैं, रेशो वही आएगा, बस आपको देखना है कि आप कर किस तरीके से रहे हैं उसको। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मेंडल के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पूरा मेंडल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका यहाँ पे लिंग निर्धारण पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिंग निर्धारण आपको पता होना चाहिए, उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण यहाँ पे ये पता होना चाहिए। मैंने आपको जैव विकास और जाति उद्भवन की डेफिनेशन बताई है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।